प्रोग्राम सलाम जेके में आप सबका गुलिस्तान न्यूज पर दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त हमेशा की तरह सुबह 8:30 से सुबह 10 बजे तक 90 मिनट के इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि दुनिया भर की तमाम वो बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाएं जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और जिन पर सबसे ज्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर भी सूरत हाल क्या बनी है इस पर भी हमारी नजर रहती है और इस प्रोग्राम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपसे जुड़े हुए जो अवामी मसाइल हैं वो इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान तक आज इस बराह रास्त प्रोग्राम में बराह रास्त अफसरान के सामने रख सके। ये कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए रहती है। लेकिन साथ ही साथ जहां पर कोविड-19 की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल पर हमारी नजर मुल्क की तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज पर रहती है, वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर खास नजर और बड़ी खबरें जो इस वक्त सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को लेकर सुर्खियों में है या जम्मू कश्मीर जिन खबरों की वजह से सुर्खियों में है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। आज भी इस प्रोग्राम में कुछ अहम खबरें, अहम मौजूआत जिन पर कुछ मेहमानों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज की कि क्या तब्दीलियां आने वाले दिनों में मुतवक्का है और इसके साथ साथ इस वक्त सियासी हलचल वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जो इस वक्त चल रही हैं उस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो इस वक्त ताजा तरीन बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की भी करेंगे क्योंकि दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा हलचल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर है और किस तरह की सूरत हाल पर इस वक्त है उस पर अपडेट करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर और बिलखुसूस वादी के 10 अजला के अंदर ड्रग्स का किस तरीके से रुझान बढ़ रहा है और ड्रग्स ने कितने नौजवानों की इस वक्त जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं और हर दिन कितनी बड़ी रकम जो सिर्फ ड्रग्स पर वादी कश्मीर में खर्च की जाती है, कौन लोग इसके पीछे हैं और क्या इसका तरीकाकार हो सकता है कि इस बुरी लत को समाज से दूर किया जा सके, खत्म किया जा सके। इस पर हमारे साथ प्रोग्राम में आगे चलकर मेहमान भी शामिल होंगे। साथ ही साथ श्रीनगर स्टूडियो भी चलेंगे, हमारे दोनों सीनियर साथी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आपको बताएंगे कि ताजा तरीन जो तफसीलात हैं वादी कश्मीर से बड़ी खबरें उन पर आपको मजीद अपडेट देंगे। और इसके अलावा प्रोग्राम में जम्मू भी आपको लिए चलेंगे जहां पर वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, अवाम का रद्द अमल, अवाम क्या सोचती है इंतजामिया के इस फैसले को लेकर वो आप तक पहुंचाने की कोशिश। और इसके अलावा वो अस्पताल भी बताएंगे, वो स्कूल भी बताएंगे जो सरकार ने शुरू तो इसलिए किए थे कि बच्चों का या फिर इन इलाकों के जहां पर यह अस्पताल या स्कूल बनाए जाने हैं वहां पर कम से कम लोगों की जिंदगी सुधर सके, बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन सके। लेकिन आज कई बरस बाद भी या तो ये प्रोजेक्ट तशना तकमील है या फिर कहीं पर प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है, तो ऐसे में प्रोजेक्ट बनने के बाद भी इंतजामिया की आंखों से कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट या ये मंसूबे ओझल हैं जिसकी वजह से आज भी लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी बात करेंगे और आगे चलकर प्रोग्राम में आपको बताएंगे लखनऊ के अंदर भी जहां पर धरना देर रात शुरू हुआ था, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जो तैयारियां चल रही हैं इंतजामिया किस हद तक तैयार है, इस सब पर बात होगी। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं, प्रोग्राम सलाम जेके में मेरे साथ अगले 90 घंटे तक साथ देंगे। गौहर कुछ तो प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे जम्मू कश्मीर से। बड़ी खबर चूंकि जनूबी कश्मीर से आ रही है और इससे पहले कि हम आगे खबरों की तरफ बढ़े आपको ये भी बता दें कि फेसबुक के साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तमाम तरह की अपडेट्स, तमाम खबरें आपको पल पल की वहां पर मिलेंगी। इसके अलावा MX प्लेयर पर भी आप सभी प्रोग्राम्स, डिबेट्स, जो न्यूज बुलेटिन हैं उसकी लाइव नशरियात आपको वहां पर मिलेंगी। तो MX प्लेयर भी डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर गुलिस्तान न्यूज की जो तमाम नशरियात 24 घंटे चलती हैं वो आपको वहां भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर आप अपनी बात रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके मसाइल जो हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और कोशिश ये रहेगी कि प्रोग्राम में आखिर में 20 से 25 मिनट आपकी लाइव कॉल्स लें। हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके प्रोग्राम में अपनी बात रख सकते हैं। गौहर तो प्रोग्राम अस्सलाम जेके में सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर वादी कश्मीर की जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले से आ रही है कि इमाम साहब शोपियां में फोर्सेस की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। गुज़श्ता शाम भी अगरचे फोर्सेस ने शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ऑपरेशन शुरू किया, ताहम इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है इमाम साहब शोपियां में फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद ही एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। दौरान शब ही जो है फोर्सेस की जानिब से जिसमें 43 RR के साथ साथ CRPF और पुलिस SOG मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद ही फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया और अल सुबह ही जो है घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। इमाम साहब शोपियां से बड़ी खबर जहां पर फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है जो अभी भी जारी है।
बड़ी खबर जनूबी कश्मीर से, जहां पर देर रात भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, लेकिन बाद में इसे खत्म कर दिया गया। और आज सुबह सुबह इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि जनूबी कश्मीर के इमाम साहब इलाके में और इसके आसपास, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस हालांकि मामूल के मुताबिक गश्त भी करती हैं, लेकिन इस इलाके के अंदर मिल्टन 2 की मौजूदगी की इतलात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई शुरू की है और 44 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ इस वक्त पुलिस की मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि इस इलाके के अंदर कुछ रास्तों को सील किया गया है और सर्च ऑपरेशन को वसी किया जा रहा है, इस दायरे को बढ़ाया जा रहा है। अभी तक जो इतलात मौसूल हो रही है कि जनूबी कश्मीर के 4 से 5 ऐसे इलाके जहां पर कल देर शाम भी सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, बाद हालांकि देर रात इन ऑपरेशंस को खत्म जरूर किया गया, लेकिन सुबह सुबह ईमान साहब और इसके आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ है। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं, जैसे ही मजीद इस पर अपडेट्स मिलती हैं आपको दोबारा बताएंगे। इस वक्त ऑपरेशन की सूरत हाल ये है कि अब जो इस वक्त खबर मिल रही है कि इमाम साहब में जहां पर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मुश्तरका कार्रवाई की जा रही थी, अब ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन ही जो मामूल के मुताबिक इन इलाकों के अंदर ज्यादातर देखा गया है और आज भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन इमाम साहब शोपिया में फोर्सेस चला रही हैं। चलिए बात जनूबी कश्मीर की, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो आपको बताते चलें कि इन दिनों खासतौर से वादी कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हुई हैं, जहां पर कल दिन भर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सुर्खियों में रही। 3 रोज से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सरगर्मियां शुरू की गई हैं। वहीं बड़ी खबर पीडीपी को लेकर भी आ रही है। जम्मू कश्मीर की सियासत में काफी हलचल देखने को मिल रही है। पिछले कई रोज से अब एक और बड़ी खबर आ रही है। पीडीपी खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है कि कल यानी 24 अगस्त को पीडीपी के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग की रिहाइशगाह पर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। पीडीपी के खेमे से बड़ी खबर, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चंद रोज कबल ही जो 3 रोज लगातार उनकी जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर, उसके साथ साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर भी पहली मीटिंग हुई है। उसके बाद ही सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर की रिहाइशगाह पर दूसरे रोज मीटिंग हुई और कल पार्टी के हेडक्वार्टर भी जो पार्टी के सीनियर लीडरान की जानिब से एक मीटिंग हुई है, इजलास मुनक्कद किया गया। और अब जो कल शाम देर गई खबर आ रही है कि पीडीपी की जानिब से भी एक और मीटिंग बुलाई जा रही है। पीडीपी के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग की रिहाइशगाह पर कल यानी 24 अगस्त को मीटिंग होने वाली है। चलिए श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर सीनियर साथी सैयद तजम्मुल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा सईद रऊफ भी हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सैयद तजम्मुल, सबसे पहले आपके पास आएंगे। कल मीटिंग होने जा रही है और बताया जा रहा है कि आज भी तैयारियां श्रीनगर के अंदर पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं और इस मीटिंग का मकसद इन हालात में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी एक तरफ लीडरान से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया गया है? आसिफ रशीद, गवर्नर कुछ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस मीटिंग से कबल आपको बताऊं कि मुजफ्फर हुसैन बेग जो थे, जो जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उन सियासतदानों में उनका शुमार होता है कि जिन्होंने ड्राफ्टिंग, चाहे वो सेल्फ रूल की हो या गुप्ता डिक्लेरेशन की, वो मुजफ्फर हुसैन बेग की तहरीर थी। उसके बाद वक्त गुजरता गया और मुजफ्फर हुसैन बेग भी कहीं ना कहीं उन्हें काफी टाइम तक हाउस अरेस्ट रखा गया। उसके बाद उनकी तबीयत भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं चली। लेकिन एक जराए के वाली खबर है कि मुजफ्फर हुसैन बेग की रिहाइश का वाकया जो संगरमाल श्रीनगर में है, वहां पर मीटिंग बुलाई है, जो कि मुजफ्फर हुसैन बेग इस वक्त पार्टी के सरपरस्त आला है, वो पैटर्न है पार्टी के मुफ्ती मोहम्मद, और उन्होंने मीटिंग बुलाई और डिविजनल कमिश्नर को तहरीरी तौर पर एक खत लिखा है कि वो कल 11 बजे सोमवार को 24 अगस्त को सुबह 11 बजे मीटिंग बुलाना चाहते हैं। अब मीटिंग में कौन कौन लोग होंगे? मीटिंग में साबिक कानूनसाज के मेंबरान जो है वो सारे तशरीफ ला सकते हैं। नजीर अहमद लावे और एक और लीडर है यासिर ऋषि, उनको छोड़कर उन्हें कोई खत रवाना नहीं किया गया, वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। नजीर अहमद लावे एमपी और साबिक एमएलसी यासिर ऋषि जो है उस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद ये 11 बजे की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सारे बुलाए गए हैं। इसके अलावा शहर श्रीनगर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अलावा रूफ अहमद भट्ट वाहिद लीडर है जो किसी बड़े पोर्टफोलियो पे नहीं है, लेकिन गुज़श्ता 1 साल में उन्होंने पीडीपी के लिए प्रेस रिलीज, बाइट्स वगैरह जो है लगातार देते रहे। अब्दुल रूफ भट्ट के अलावा वहीद रहमान परा और बाकी लीडरान को दावतनामे गए। लेकिन क्या डिविजनल इंतजामिया इसको इजाजत देगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कल 10 बजे तक, क्योंकि रात के 8-9 बजे के बाद उन्हें मुत्तला किया जाएगा
आया उनको वहां पर जाने की इजाजत होगी या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, पीडीपी सदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के इश्तराक के साथ ये मीटिंग तलब की गई है और टेलीफोनिकली उनसे बात भी हुई है। लिहाजा ये मीटिंग जो है ये कुलहुम पीडीपी के जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद बदलती तस्वीर के बाद बुलाई गई है। और इंतहाई अहम मीटिंग इसलिए कि मुजफ्फर हुसैन बेग इस वक्त पार्टी के सरपरस्त आला है, उनकी राजगाह पर मीटिंग बुलाना मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा की आमद के साथ ही अब इशारे साफ होने लगे कि जम्मू कश्मीर में अब मीटिंग का सिलसिला शायद शुरू हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शुरू किया गया और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कल मीटिंग बुलाई हुई है, लेकिन इसके लिए क्या डिविजनल इंतजामिया इजाजत देगी या नहीं। एक चीज और भी बताइए सईद तजम्मुल, क्या इस मीटिंग का ये भी मायने निकाला जाए कि इंतजार तो इस बात का भी हो रहा था कि पार्टी सदर शायद जल्द बाहर आए, लेकिन जब दोबारा पीएसए के तहत 3 माह की तौसी उनकी नजरबंदी में की गई, उसके बाद पार्टी अब बेग साहब की क़यादत में ही एक स्टेप आगे जाना चाह रही है कि शायद अब इसी सिलसिले से चलना पड़ेगा, कोई उम्मीद नहीं है पार्टी सदर के बाहर आने की? देखिए, पार्टी सदर के बाहर आने की उम्मीद फारूक अब्दुल्ला ने जगा दी है। उन्होंने, अगर आपको याद होगा, कल ही अपने ताजा बयान में कहा ये सब कुछ होगा लेकिन महबूबा मुफ्ती के बाहर आने के बाद। और मैं जो अहलिया मुजफ्फर हुसैन बेग है उनसे मेरी इंटरव्यू के दौरान खास बातचीत हुई 1 हफ्ता कबल, उन्होंने कहा कि सब कुछ होगा महबूबा मुफ्ती के बाहर आने के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले होम ग्राउंड पे देखना होगा कि हमारे साथ कितने लोग हैं और कितने लोग नाराज हैं। वो लोग बाहर आना चाहते हैं, मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तार बाद में न किए जाए इसलिए वो कई जगहों पर मीटिंग नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि पार्टी सदर मोहतरमा के बाहर आने से कबल एक माहौल तैयार किया जा रहा है जिसमें मुजफ्फर हुसैन बेग लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहते हैं। एक बार फिर उन्होंने हमेशा से पार्टी के लिए रेस्क्यू ड्राइव का काम किया है। जब भी मुश्किलात आई तो मुजफ्फर हुसैन बेग ने हमेशा वक्त पे होश संभाला और काम जम्मू कश्मीर पार्टी के लिए किया। लेकिन पार्टी में आपको याद होगा कि जब भी मुजफ्फर हुसैन बेग का बयान आया, इंटरव्यू आया, बाकी चीजें आई, तो उन्होंने अपनी पार्टी का भी पोस्टमार्टम किया। उन्होंने अपनी पार्टी को भी कई बार कहा कि आपको इस तरह के बयानबाजियों से इज्तनाब करना चाहिए। कई बार उन्होंने ये भी कहा था कि जिस वक्त बयान दिया गया ये टाइमिंग सही नहीं थी। लेकिन एक सीनियर कायद की हैसियत से इस वक्त बेग साहब रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात आसिफ, आपको याद होगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला का जो बयान आया उसमें पीडीपी कहीं ऐसा न हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम बनकर चले। जो माहौल इस वक्त बन रहा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुपकार डिक्लेरेशन को बहुत बड़ा टूल देने की कोशिश की जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि पीडीपी अपना इंडिविजुअल फेज बचाए। अपनी आइडियोलॉजी उनकी अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि बर वक्त और सही फैसला पार्टी भी बचे और जो ये इत्तेहाद होने जा रहा है इस इत्तेहाद को भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तजम्मुल साहब, जरा ये बताएगा, अगर हम कल की बात करेंगे, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर एक इजलास मुनक्कद हुआ, उसके बाद ही अली मोहम्मद सागर की तरफ से बयान आया है कि जो गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से उन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा कि जो सभी लीडरान हैं बीजेपी को छोड़कर या दीगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उसके बगैर जितनी भी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर उस मादा हुआ था गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से उस पर वादा बंद है। जिसके बाद ही महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी ट्वीट किया गया है, सजाद लोन की तरफ से भी इस पहल को सराहना की गई। उन्होंने कहा कि जो पहल है वो उस पर हम कायम और दायम है। देखिए, सागर साहब का एक अहम रोल है जम्मू कश्मीर की सियासत में और काफी वक्त वो जेल के अंदर रहे या डिटेंशन में रहे। लेकिन जब सागर साहब की इस बयान की हम बात करते हैं तो ये वही अल्फाज हैं जो डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपनी तरफ से, अगर आपको याद होगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला ने वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि अगर लीडरान बंद थे तो पार्टियां कैसे लॉन्च हुई, अगर पार्टियां लॉन्च हुई तो वो तो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। यानी उनका इशारा साफ था डॉक्टर अब्दुल्ला का। लेकिन आपको गवर्नर साहब शायद इस पे बयान पे नजर नहीं पड़ी, एक बयान में अब्दुल्ला ने कहा, सीनियर अब्दुल्ला ने, कि वीके सिंह का मामला आपको याद नहीं है, कुछ लीडरान को फंडिंग की गई नाम लिए बगैर किसी भी लीडर का। गोया का मतलब ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जिस तरह से आगा सईदुल्लाह और बकिया लीडरशिप ने कहा कि वो पार्टी है जिसमें हम जम्मू कश्मीर व्हाट नेक्स्ट मशावरत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी पार्टियों को तरजीह और फौकियत देने के बजाय आप बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आए, नजदीक आए और ये तमाम मसाइल का हल उसमें निकल सकता है। लेकिन जाकिर साहब ने चूंकि अब शुरुआत की और आपने शुरुआती कलिमात में कहा कि उन्होंने कल अपना पहला इजलास भी बुलाया था जो कि नवाई सुबह में उनके दफ्तर श्रीनगर में हुआ था, जीरो ब्रिज के नजदीक, और उसके बाद हो सकता है कि अपने घरों से भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोग दोबारा आपके पास पहुंचेंगे। आप हमारे साथ रहिए। सईद रऊफ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर स्टूडियो से। सईद रऊफ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कल की जो मीटिंग है
किस कॉन्टेक्स्ट में इस मीटिंग को देखा जाए? क्या एक वे फॉरवर्ड, एक रास्ता निकालने की जो कोशिश है, ये कोशिश डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की और उनकी हिमायतियों की कामयाब हो पाएगी उस वक्त जब बहुत सारे या जो सियासी मुबस्सरीन है वो इस मीटिंग को, इस हालात को ऐसे देखते हैं कि ये सरकार वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकार वर्सेस जो इलाकाई जमात पीडीपी है, तो ऐसे में क्या इस कोशिश को ये माना जाए कामयाबी के साथ अब आगे बढ़ेगी और इलेक्शन की तरफ एक रास्ता जो है वो साफ करने की कोशिश या पार्टियां अपना रुख साफ करने लगी हैं? देखिए, आप के हवाले से अगर हम बात करें तो जहां आपने कहा कि प्रोसेस जाने की कोई रास्ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह कल इत्तेहाद की जो बात हुई है, जो भी रीजनल पार्टीज है या कांग्रेस जिन्होंने कल कहा कि वो फर्म है और एक स्टैंड पे कायम है कि आर्टिकल एब्रोगेशन के हवाले से, यही वही कड़ी है और उसी कड़ी के तहत ये सारे मामला हो रहे हैं। जहां कल आपने मीटिंग की बात की जो कल मुजफ्फर हुसैन बेग के घर पे बुलाई गई है, उसके अलावा मैं बताऊं आज भी जो मेरी सोर्स से बात हुई, आज भी पीडीपी के ऑफिस में श्रीनगर में एक मीटिंग होने जा रही है निजामुद्दीन भट्ट की क़यादत में, जो सीनियर लीडर है पीडीपी के। वहां पे कल के मीटिंग के हवाले से प्रिपरेशन की जाएगी और कुछ लीडरान जो है उनको जम्मू से भी तलब किया गया है, वो यहाँ कश्मीर आ चुके हैं और आज के मीटिंग में भी वो हिस्सा लेंगे, कल के मीटिंग में। तो देखिए, प्रिपरेशन ये है कि किस तरह जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्योंकि अगर कांग्रेस की हम बात करें वो गुप्ता डिक्लेरेशन पहले अलग थी, अब इसमें आई है सजाद लोन की अगर हम बात करें, तो ये सारा सब कुछ ये है कि हम एक ही स्टैंड पे कायम रहे और एक प्लेटफॉर्म के तहत मरकजी सरकार तक आवाज पहुंचे कि इलेक्शन पहले छोड़िए, क्योंकि पहले जिन मामला पे बात होनी है वो आर्टिकल है, वो 35A है, वो स्टेटहुड है। क्योंकि जिस तरह फारूक अब्दुल्ला मुसलसल अब लीडरान से मिल रहे हैं और मेरी जो सोर्स से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के बाद फारूक अब्दुल्ला डिफरेंट पार्टीज के जो लीडरान हैं उनसे भी, चाहे छोटा या बड़ा लीडर हो, उनसे भी मुलाकात हो सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अब सारे पार्टीज जो है ये चाहते हैं कि मरकजी सरकार पे दबाव बनाया जाए। जहां इलेक्शन की बात हो रही है, जहां बीजेपी या बाकी जो पार्टीज है वो इलेक्शन करवाने की बात कह रहे हैं या स्टेटहुड के बाद इलेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं, वो बातें हो रही है। उससे पहले एक दबाव बनाया जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो बड़ी पार्टी यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक स्टैंड पे है कि यहाँ पे इलेक्शन से पहले आप आर्टिकल के हवाले से बात करो, आप 35A के हवाले से बात करो, आप लिमिटेशन के हवाले से बात करो। ये सारे मामलात हैं जिन पे बात हो रही है। और लीडरशिप जो है, देखिए मीटिंग के अलावा टेलीफोन के लिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो भी हम बात करें उसमें महबूबा मुफ्ती को पूरी तरह अवेयर है, उनसे बात हो रही है, वो ऑन बोर्ड लिया गया है उनको, ये सारे मामलात है। और ऐसा लग रहा है, देखिए अगर मरकजी सरकार पे हम कह सकते हैं जिस तरह दबाव बनाने की कोशिश, अगर दबाव नहीं बना, क्योंकि जिस तरह कल इमाम सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आप इल्जाम मत दो या नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आप दूसरी तरीके से मत देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस फर्म है कि हम आर्टिकल के हवाले से स्टैंड है और जम्मू कश्मीर को अपनी पोजीशन वापस मिलनी चाहिए। क्योंकि पहले की अगर हम बात करें, पहले स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, जिस तरह उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया था या फारूक साहब का, अब उसमें काफी ज्यादा फर्क लग रहा है, बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है। और हर एक पार्टी अब एक ही प्लेटफॉर्म पे, इसे ऐसा लग रहा है एक तो मरकजी सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप इलेक्शन या स्टेटमेंट ना करो, आप आर्टिकल के हवाले से बात करो। क्योंकि जो ही यहाँ से बात चली तो जम्मू में बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने वहां से अपनी बात सुनाई, कही कि ये जो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे अब आ गए हैं, आर्टिकल को वापस देना ये सवाल ही नहीं है। तो इस तरह की अब जो बयानबाजियां हो रही है, और यही तो यहाँ की रीजनल पार्टी चाहती है कि एक शिद्दत लाई जाए इस मामले पे जो 5 अगस्त को हुआ था। सही तजम्मुल जरा ये बताएगा, जिस तरह से कल हमने देखा है कि कल जो बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, उसके बाद ही पीडीपी की जानिब से मीटिंग बुलाना, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उन दोनों बयानों को मुस्तरद करते हुए कहा कि न ही तब तक जो है स्टेटहुड को वापस दिया जा सकता, और 370 के हवाले से उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टैंड है, और जब आप कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बकिया पार्टियां किसी एक मौके पर साथ है। देखिए, इलेक्शन के अभी बहुत दिन बाकी हैं, कोई भी या नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे इत्तेहाद को जब आप देखते हैं तो ये उस वक्त आया कि जब जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज्यादा आई, डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज्यादा आई। लेकिन रविंद्र रैना के मुताबिक जब तक मिलिटेंसी है, जब तक 370 की वजह से पाकिस्तानिज्म, सेपरेटिज्म और बाकी इज्म को यहाँ पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक्सपोजर लगा। 370 ही, जब पहले उन्होंने कहा कि ये तरक्की की राह में रुकावट है, अब कह रहे हैं कि ये नेशनलिज्म को खतरा है और बीजेपी को अपना डिफेंड करना है इन बयानों को लेकर। देखिए, जब हम इस इत्तेहाद की बात करते हैं
शुरुआत आप किसी भी छोटे मसले से, बड़े मसले से करें, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हम ये नहीं माने कि 10 साल, 5 साल, 3 साल के बाद ये इकट्ठे होंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी यूपी या जिस तरह से इलेक्शन जो है महाराष्ट्र में हुए। मुझे लगता है कि जम्मू प्रोविंस का जो कार्ड है वो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा सा बीजेपी इस वक्त हावी है, और उन्हें अपने इलेक्टोरल वोटर ऑडियंस जो है उनको एड्रेस करना है कि अगर कश्मीर में ये सारे लोग इकट्ठे हैं तो होते हैं 40-45 सीटें तो वहीं होगी, उसके बाद जम्मू जाके आपको कितना मिला, उससे कितना फायदा होना है। लेकिन एक अहम बात, बीजेपी ने बर वक्त ये बयान दिया और अपने ऑडियंस को एड्रेस किया कि 370 और मिल्टन सी का कहीं ना कहीं रास्ता है। तो मुझे बताएं कि बीते बरसों में, दहाइयों में 370 की वजह से क्या इन्हीं मेन स्ट्रीम लीडरों की वजह से यहाँ पर मिल्टन सी लाई गई है क्या? नंबर 1। नंबर 2, जो पीडीपी की मीटिंग आज रूप साहब बता रहे थे कि कुछ देर बाद जो है एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट साहब की क़यादत में बुलाई गई है। ठीक है, शुरुआत श्रीनगर से भी होती, क्या यहाँ पर मीटिंग वगैरह होने की इजाजत देगी? एक ये भी पोस्टमार्टम होगा, जब आप यहाँ मिल पाएंगे तब आपको डिविजनल इंतजामिया शायद अगली निशस्त की इजाजत देंगे। और दूसरी अहम बात गवर्नर साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर आवाजें हैं अभी भी जो ये समझाने की कोशिश करते हैं अब पार्टी क़यादत को, कहीं पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम कहा जाता है इत्तेहाद के वक्त, कहीं पीडीपी के एजेंडा और उसका जो नजरिया है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम की तरह इस सांचे में खत्म ना हो जाए, क्योंकि अपोजिशन से ही सरकारें चलती है, अपोजिशन से ही ममालिक चलते हैं, दुनिया चलते है। एक बेहतर अपोजिशन, एक बेहतर गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। दोबारा आपके पास आएंगे। सईद रऊफ, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक पे लूंगा, फिर नेक्स्ट खबर भी एक और बड़ी खबर कांग्रेस के हवाले से भी है कि इन सब के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के किमे में भी तैयारियां हैं और कल ये भी कहा गया गुपकार डिक्लेरेशन पर सभी जमातें वादा बंद हैं। इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या सईद अल्ताफ बुखारी, सईद रऊफ कहां स्टैंड करते हैं? पहले मैं बताऊं कि जिस तरह तजम्मुल ने कहा कि जिस तरह नेशनल कांग्रेस को बी टीम कहा जा रहा है और पीडीपी भी इस पे सोच रही है, और कई आवाजें ऐसी हैं अंदर जो शायद ये कहे कि कहीं बी टीम ना कहा जाए, मगर जिस तरह जो भी लीडर बात कर रहा है, जिससे टेलीफोन की जरिए बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि अभी पार्टी का मामला नहीं है, पार्टी छोड़कर हम बात करना चाहते हैं और खाली एक आवाज बनकर हम मरकजी सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो लीडरशिप बन रही तो शायद इस तरह का मौका जो आज मौका मिल रहा है, इस तरह का मौका कहीं नहीं मिला बात करने का। तो एक प्रोसेस हम कह सकते शुरू हुआ और इसमें सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पार्टीज को छोड़कर हम बात कर रहे हैं, हमारी वॉइस क्रिएट कर रहे हैं, मरकजी सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है 4 अगस्त 5 अगस्त को वो सही नहीं हुआ, उसके लिए यहाँ की रीजनल पार्टी से लेकर कांग्रेस भी स्टैंड पे है। दूसरा, देखिए जहां अल्ताफ बुखारी की आपने बात की, क्योंकि अल्ताफ बुखारी जिन दिनों अल्ताफ बुखारी ने पार्टी बनाई, यहाँ पे आर्टिकल एब्रिगेट हुआ था, यहाँ पे सारी पॉलिटिकल लीडरशिप बंद थी और उस बीच में अल्ताफ बुखारी के साथ लीडर्स जुड़ गए और एक पार्टी वजूद में लाई और कई नाम दिए गए। देखिए ये प्राइम मिनिस्टर से मिले, ये होम मिनिस्टर से मिले, इनको बीजेपी के साथ भी जोड़ा गया, कहीं ना कहीं इनको इख्तियार देने की बात आई, अभी एडवाइजरी काउंसिल की बात है जिसमें इनका नाम जोड़ा जा रहा है। अभी भी ऐसी खबरें आ रही कि अगर एडवाइजरी काउंसिल बन रहा है तो उसमें अल्ताफ बुखारी के जो लोग हैं उनको जोड़ा जा रहा है। तो इस बीच में देखिए अल्ताफ बुखारी ने क्लियर कर दिया कि स्टेट वापस दिया जाए और अपनी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और जो कुछ भी मामला उसके बाद है, चाहे हम आर्टिकल की बात करें 35A की बात करें या बाकी जितने मामला है, उनको फिर असेंबली के जरिए भी उनको लड़ा जा सकता है, उनके साथ मरकजी सरकार के साथ बात हो सकती है, मगर उसके लिए जरूरी है कि पहले यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हो जो बात कर सकते हैं और असेंबली के जरिए स्ट्रॉन्ग वॉइस चली जाए। ये अल्ताफ बुखारी के जो लीडरान है या अल्ताफ बुखारी का डेफर्ट